स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट टॉपिक में। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके फॉर्मूले क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक है उसमें सॉल्यूशन होगा कैसे। एक तो हमारा जो भी कॉलिगेटिव हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सॉल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए। सॉल्यूट हमारा हमेशा सॉलिड और ये नॉन वोलेटाइल, ये इस टाइप का होना चाहिए। और आप एक यहाँ पर सॉल्वेंट अपनी मर्जी से भी कोई सॉल्वेंट रख सकते हैं जो कि उस सॉल्यूट को आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। इसका मतलब आपको एक सुटेबल सॉल्वेंट चुनना है और यहाँ पर सॉलिड होना चाहिए, वो भी नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हुए जो हमने सॉल्यूशन बनाया है तो उसी से रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बातें होंगी, इसके कुछ फॉर्मूले बनेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन यहाँ पर हमने दिया नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का वाटर के साथ, और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यूरिया का वाटर के साथ। तो ग्लूकोज और यूरिया दोनों के दोनों नॉन वोलेटाइल हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे लेकिन डिसोसिएट नहीं होंगे और ये वेपर में भी चेंज नहीं होने वाले। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इनसे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जो चारों हमने इसके पहले आपसे डिस्कस किया था। कौन कौन से हैं इसमें? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो एक हो जाएगा सबसे पहले हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा हम लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हमारा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और चौथा हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हमारी इतनी बातें हुई, चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक, तो अब देखना हमें क्या है कि ग्लूकोज के लिए जो हमारा आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों, और जो यूरिया के लिए चारों प्रॉपर्टी आएंगी वो बिल्कुल सबके लिए सेम आएंगे। इसका मतलब यहाँ ग्लूकोज और यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम आएगा, इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम आएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों का सेम आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आएगा। लेकिन कब? ये भी ध्यान रखना कि ये तब होगा जब दोनों का मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर का है। 1 मोल पर लीटर का यहाँ पर पर केजी का अगर मोलल हम बात कर रहे हैं तो मोलल कंसंट्रेशन 1 केजी में 1 मोल अगर इन सब का डिसॉल्व है तो मोलल कंसंट्रेशन सेम होने के बाद ही इन सब की ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएंगी। अगर आपने यहाँ पर मोलल कंसंट्रेशन ना लेकर के यहाँ पर आपने परसेंटेज कंपोजिशन ले लिया या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ले लिया, इस टाइप से अगर आप बात कर दोगे तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इनको कन्वर्ट करके कि मोल के हिसाब से, ये मोलल कंसंट्रेशन के हिसाब से ही ये सेम आएंगी। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो सभी आपका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको लिखा गया है डेल्टा टी एफ। ये प्रोपोर्शनल होता है इसके मोलल कंसंट्रेशन के, मतलब यूरिया का मोलल कंसंट्रेशन और आपका ग्लूकोज का मोलल कंसंट्रेशन क्या है उसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो आपका आता है डेल्टा टी एफ, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यहाँ एक एलिवेशन कांस्टेंट आएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आपका हो जाएगा और यहाँ पर इसकी मोललिटी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर हम देखें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा के बी इंटू मोललिटी, के बी हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में चेंज डेल्टा पी अपॉन रिलेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर मान लीजिए पी नॉट है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। इस जगह पर हमें ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले आपने पढ़े हुए होंगे कि कैसे फॉर्मूले हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम यहाँ पर पाई इक्वल टू हो जाएगा सी आर टी। ठीक है, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन लेना है। अब यहाँ पर हमें मोलर कंसंट्रेशन देखना है, इसका मतलब क्या हुआ,
अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का देखना चाहते हैं, यूरिया और ग्लूकोज का, तो आपको यहाँ पर इनके मोलर कंसंट्रेशन देखने होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया आप एक साथ डिजोल्व कर रहे हो वाटर में, अलग अलग सॉल्यूशन बना रहे हो, तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होने से, टेम्परेचर अगर सेम है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो आएगा सेम आएगा। ऐसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करें दोनों का, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे अब। इसका मतलब ग्लूकोज का और यूरिया के मोल फ्रैक्शन अगर सेम है और सेम अमाउंट के वाटर में डिजोल्व हैं, तो भले ही ये ग्लूकोज है, भले ही ये यूरिया है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होने से सेम आएगा। सेम यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा। रिलेटिव लोअरिंग अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड तो करती हैं सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल पर, तो लेकिन वहाँ पर सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल किस में देखने हैं ये भी ध्यान रखना है। तो पहले दोनों मोलरिटी में आएंगे, तीसरे वाले में हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और चौथे वाले में मोलर कंसंट्रेशन आएगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये सब एप्लीकेशन कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे? ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे उस सिचुएशन में जब आप इनके नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लेंगे। ये ध्यान रखना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल कंडीशन में ही ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। दूसरी सिचुएशन आएगी जहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट से बदल करके आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले लोगे, नॉन वोलेटाइल तो रहेगा ही, तो सिचुएशन बदल जाएगी। इन्हीं सारे जो आपने फॉर्मूले बनाए थे, ये सारे फॉर्मूले हमारे, इन्हीं को बोलते हैं हम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ये सारे पॉइंट आपने पढ़ा होगा। आगे हम यहाँ पर देखेंगे सीधे सीधे कि अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बजाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन पे हमें डिस्कस करना है। ये है हमारा सेकंड पॉइंट, इस पे देख रहे हैं। अभी जो हमने आपको पहले दिखाया था उसमें बोला था कि सॉल्यूट कैसा होना चाहिए। सॉल्यूट एक तरीके से नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फार्मूले राउल्ट्स लॉ के, और वो कौन सा फार्मूला किस सिचुएशन पर अप्लाई होगा ये ध्यान रखेंगे। अब हमारी दूसरी कंडीशन नंबर है, दूसरी कंडीशन में हमें क्या देखना है, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है। ये सेम कंडीशन पहले वाले ही में मैच कर रही है। आपने जस्ट इसके पहले हमने जो देखा है उसमें हमने कहा है कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। वहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, यहां पर अब इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर देखना क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया वहां पर। इसका मतलब क्या है, जैसे समझो कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखना, यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, पोटेशियम सल्फेट ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, ये एसिटिक एसिड ले लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। इन सबको अगर आप डिसॉल्व करोगे, NaCl या KCl, आपने इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये पानी में डिसॉल्व होंगे, ये आयनाइज ब्रेक हो जाएंगे, मतलब आयनों में टूट जाएंगे, वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऐसी सिचुएशन में हम राउल्ट के चारों फॉर्मूलों को अप्लाई करें तो क्या अप्लाई हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये समझना आपको कि डेल्टा TF इक्वल टू जो आपने फॉर्मूला लगाया था KF इंटू M मोलैलिटी, और आपने डेल्टा TB जो लगाया था वो KB इंटू मोलैलिटी, और इसके बाद आपने सीधे डेल्टा P अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपने जो दिया था, और लास्ट हमारा हो जाएगा पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर CRT। ये जो चारों के चारों फार्मूले थे, अगर इन फार्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करने जाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसका मतलब क्या है कि ये तभी अप्लाई होंगे फॉर्मूले राउल्ट के नियम में जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मतलब सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब वो आयनों में ब्रेक नहीं हो रहा हो। यहाँ तो ये आयनों में ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिजल्ट सही लाना हो, मतलब ये हमारा जो कैलकुलेटिव रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रिजल्ट के हिसाब से अगर आना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, और वहां पर एक टर्म हम यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर।
ठीक है, हमें एक यहाँ पर टर्म यूज़ करना होगा, आई यहाँ पर लगा देंगे सब जगह पर। इस जगह पर भी आप आई लगा देंगे, यहाँ पर भी आप आई लगा देंगे और इस जगह पर भी आप आई लगा देंगे। ठीक है, इन सब पॉइंट पर आपको आई लगाना है। आई का मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट दिया गया, एक ऐसी वैल्यू लगाई गई, आप इस वैल्यू को निकाल कर अगर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अभी जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच करेगा। मतलब अब आपका राउल्ट का फॉर्मूला इनके लिए वैलिड हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि कहाँ पर हमें राउल्ट के नियम पर किस तरीके से कब अप्लाई करना है। मतलब वन हाफ फैक्टर है क्या, आया क्यों। वन हाफ फैक्टर का काम ही यही है कि जो आप राउल्ट के नियम को अप्लाई करना चाह रहे थे, जो कि बनाया नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, जब वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई किया गया तो उसका जो कैलकुलेटिव वैल्यू थी और वो जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही थी वो दोनों में मैच नहीं हो रहा था। तो वहाँ से ये वैल्यू आई कि आप वन हाफ फैक्टर एक जो उन्होंने दिया, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि भाई इस वैल्यू को यूज कर लो तो आपका रिजल्ट बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो यही वन हाफ फैक्टर निकाला गया, तो ये ध्यान रखना। ठीक है जी। अब ये भी एक और बात इसमें समझनी है, थोड़ा सा और इसमें डीप में जाते हैं कि चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय कि कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूट है तो उस समय क्या हो सकता है जी। उस समय हमने वन हाफ फैक्टर आई लगा दिया, चलिए जी आई लगा दिया, ये तो समझ में आ गई। अभी क्या इलेक्ट्रोलाइट सभी एक जैसे होते हैं, ये भी दिक्कत है भाई, सारे इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे नहीं होते। तो क्या सभी के लिए आई की वैल्यू एक ही तरीके से निकाली जा सकती है? नहीं जी, सबके लिए आई के निकालने का तरीके अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे है और किस टाइप का होगा और उसके लिए हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखना, इलेक्ट्रोलाइट हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिया है, उस फर्स्ट पॉइंट में हमने लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो बिल्कुल एकदम आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, उसके आयन बन जाएंगे, मीन्स ब्रेक हो जाएगा वो। जैसे मान लीजिए हमने NaCl को पानी में घोल दिया, तो NaCl को वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, एक Na और प्लस Cl माइनस। अगर आपने 1 मोल लिया तो यहाँ 1 मोल Na आयन बनेंगे और यहाँ पर 1 मोल Cl आयन माइनस बन जाएंगे। इसका मतलब आप बराबर बराबर रूप से 1 मोल आपने यहाँ लिया, यहाँ आपको टोटल 2 मोल मिलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह हमने दूसरा कोई ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड ले लिया यहाँ पर, तो अब एसिटिक एसिड तो 100% आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज तो होगा। जैसे यहाँ पर बन जाएगा CH3 COO माइनस और यहाँ पर बनेगा H+, ये भी 2 आयंस तो दे रहा है लेकिन 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है। अब 100% आयोनाइज ना होने से हमें वन हाफ फैक्टर की वैल्यू जब निकालेंगे तो उस जगह पर यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ पर अलग हो जाएगा, दोनों कंडीशन अलग हैं। तो इन सब बातों को हमें अभी डिस्कस करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये सब पढ़ लेना है आपको। कैसे देखना यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इन्होंने 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, 2 ग्रुपों में हमने डिवाइड किया। पहला ग्रुप हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस या कोई सॉल्ट हो जाए, जैसे NaCl KCl MgSO4 K2SO4, ये स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, दूसरा ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे। जैसे यहाँ देख लेना वीक एसिड, वीक एसिड में कौन कौन से आ रहे हैं। वीक एसिड में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वैसे तो आपके सिलेबस में हाइड्रोजन फ्लोराइड इन सब का नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, एसिटिक एसिड से, या कोई भी आपका ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, कहते हैं इसको वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होगा। ये भी आप समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है, जैसे HAF H2S NH3 और SCN है, H2CO3 है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो हैं लेकिन 100% आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, तीसरी सिचुएशन एक और आ जाती है कि भैया जो आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके एसोसिएट भी हो सकता है। जैसे 3 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपका दिया कि NaCl को अगर हमने वाटर के साथ में डिसॉल्व किया तो ये Na+ आयन और Cl- आयन में 100% आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात हमने यहाँ पर किया कि एसिटिक एसिड को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भैया 100% आयोनाइज तो नहीं होगा, होगा कुछ पार्शियली रहेगा। मतलब यहाँ 100% आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइजेशन तो होगा
तीसरा एग्जाम्पल मैं इसी एसिटिक एसिड का ले रहा हूँ कि मान लीजिए इसी एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन में अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा? क्या आयोनाइज होगा? नहीं होगा, बल्कि ये डायमराइज हो जाएगा। मींस दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक सिंगल एंटिटी जैसा बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें आपको देखना पड़ेगा कि अब राउल्ट के नियम में जो हमने चेंज किया था वन हाफ फैक्टर से, उस वन हाफ फैक्टर को निकालने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो आयोनाइज हो रहा है, तो क्या 100% आयोनाइज हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल डिसोसिएशन के हैं, तो ये डिसोसिएशन में 100% है, ये 100% नहीं है, और ये तो एसोसिएशन में आ जा रहा है। 100% एसोसिएशन में आ जा रहा है, मतलब जितना लोगे उसका आधा हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पर अगर 1 मोल लोगे तो यहाँ आधा मोल बन के दिखेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा अगला टॉपिक यही होगा कि ऐसी सिचुएशन में हम आई की वैल्यू कैसे निकालें, इस सिचुएशन में आई की वैल्यू कैसे निकालें, और इस सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या निकालें और किस तरीके से निकालें। अब इनकी वैल्यू अगर हमें निकालना आ गया तो हम सीधे सीधे राउल्ट के फॉर्मूले में आई की वैल्यू जहाँ है वहाँ इनको रखेंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। अब देखना, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं डेल्टा पी अपान पी नॉट, ये सारे फार्मूले में आई लगा हुआ है, सभी फार्मूले में आई लगा देंगे। कब लगाएंगे ये बातें मैंने आपको डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आई की वैल्यू को निकालने के लिए उन तीनों कंडीशन में कैसे निकालें। तो आई की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए। जैसे आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल, भैया यहाँ पर पार्टिकल देखना है आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब टूटने या जुड़ने के बाद। आफ्टर एसोसिएशन जुड़ रहे हैं या डिसोसिएशन डिसोसिएट हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात हो रही होगी। तो ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल देखने हैं, ठीक है। और क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, मतलब पहले एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले का हमें देखना है। इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ही हमारा हो जाएगा आई की वैल्यू एक्चुअल में। तो कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिए होते हैं तो हमें और तरीका ढूंढना पड़ता है, उस समय हमें देखना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का देखना होता है। कभी कभी मोलर मास का भी टर्म आ जाता है, ज़्यादातर इसी पर आता है, तो हम उन टॉपिक भी देख लेंगे। पहले तो हम इन्हीं पर फोकस करते हैं कि आई की वैल्यू निकालें कैसे। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन और बिफोर पार्टिकल की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन तेल्फा। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी टॉपिक आ गया, इसको हम जरा चेक करते हैं क्या। अब आपने आई की वैल्यू को अल्फा के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, जरा ये देखो। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा CH3COOH और ये बन गया CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। चलिए हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए कि एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनती है, इनमें आयोनाइज होता है। तो यहाँ पर आपने 1 मोल लिया था, सपोज दैट 1 मोल यूरिया लिया, वाटर में डिसॉल्व किया। तो ये 1 मोल यूरिया जो है डिसोसिएट होगी। सपोज दैट इसमें से x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो एसीटेट आयन कितने बनेंगे? x मोल बनेंगे, और H प्लस आयन भी x मोल बनेंगे। तो यहाँ पर बचेगा कितना? एट इक्विलिब्रियम पर कितना बचेगा जो यहाँ पर रह गया? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इसके 1 माइनस x मोल बचेंगे। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में शुरू में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इनिशियल, जैसे शुरू में लिखूँ मैं इनिशियल में तो ये 1 मोल है और ये अभी 0 है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी x मोल ए बन गया, x मोल ए बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पर अगर मैं निकालूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम पर अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर टोटल मोल नंबर निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इसका ओपन करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स है, तो एक्स एक कैंसिल कर दिए, सीधे आएगा 1 प्लस एक्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस एक्स हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर कितने हैं? बिफोर तो हमने 1 लिया था,
तो इसका मतलब हमारा जो हो जाएगा आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन है 1 + x, बिफोर डिसोसिएशन है 1, तो सीधे सीधे हमारा आई की वैल्यू आ गई 1 + x। तो इस सिचुएशन में एसिटिक एसिड केस में हमें आई की वैल्यू अगर निकालना है तो ये 1 + x लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आई की वैल्यू को देने के लिए इन्होंने x ना लेकर के, ठीक है, x नहीं लेते हैं, कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में x की वैल्यू देंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये समझ लीजिए, सामने है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आई की वैल्यू को निकालने का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या बिफोर जो है ये हो जाएगा, और दोनों का रेशियो होगा, मतलब आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि ये एक्स जो है ये पार्टिकल के डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड अमाउंट है, कह रहे हैं कि इसको हमें चेक करना है भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। तो चला ये समझ लेते हैं कि एक्स को हटा करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में कैसे डिस्कस करें। तो यहाँ देखना, तो आ जाइए पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक टर्म होता है कि कितना किस डिग्री में जो है एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, उसका सिंबल है अल्फा। तो अल्फा मतलब हो जाएगा डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर देखना CH3COOH और हमारा ये CH3COO- प्लस H प्लस, हमने यहाँ एग्जांपल लिया था इसका 1 मोल, शुरू में 0 0, एट इक्विलिब्रियम पे 1 - x बचेगा, यहाँ x और x हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हमें x को हटाना है। तो देखना है अल्फा क्या लिख रहे हैं, डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है यहाँ पर 1 - x, एसोसिएटेड अमाउंट आपका इनिशियल अमाउंट आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ देखना कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएटेड अमाउंट अगर मैं बात करूं, 1 मोल में से x मोल डिसोसिएट हो रहा है, बच रहा है 1 - x, तो डिसोसिएटेड अमाउंट हम सीधे लिखेंगे x, भाई एसिटिक एसिड का कितना मोल टूटा, x मोल टूटा ना, 1 - x तो बचा हुआ है, तो x मोल इसका डिसोसिएटेड अमाउंट हो गया। इनिशियल अमाउंट अगर मैं a मान लूँ, सपोज दैट इसे यहाँ पर 1 ना लेकर के मैं इसे a कह देता, तो ये वाला लिख देता सीधे सीधे क्या, a - x बचा हुआ। 1 अगर मैं मान लीजिए मैंने 1 लिया है तो आप 1 ही ले लो, यहाँ 1 करेंगे तो a की जगह हम सीधे सीधे 1 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू बराबर सीधे x के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपने 1 मोल नहीं लिया, a लिया है, तो क्या होगा जी, यहाँ पर a - x बचेगा, x पहले है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर डिसोसिएटेड तो अभी भी x है, लेकिन इनिशियल अमाउंट आपका a हो गया, तो x अपान a हो जाएगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x अपान a। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा a अल्फा। अभी अभी हमने जो इसके लिए आई की वैल्यू निकाली थी, आई की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, क्या आई की वैल्यू मैंने निकाला था टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने डिसोसिएशन बचे आफ्टर, ये a + x होगा, और बिफोर में क्या था, a था। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा था, आई इक्वल टू a + x अपान a। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इसी x को अल्फा के टर्म में हमें लिखना है, तो क्या करोगे, i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a + a अल्फा, x की जगह सीधे सीधे वहाँ a अल्फा लिखना पड़ेगा, अपान ये हो जाएगा a, तो i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर a को अगर कॉमन लेंगे तो 1 + अल्फा आएगा, अपान a हो गया, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, सीधे सीधे हमारे i की वैल्यू क्या आएगी 1 + अल्फा। तो इस टाइप से भी आपका जो है वन हाफ फैक्टर की वैल्यू दे सकते हैं कि अल्फा इतना है, तो ज़रा बताओ क्या होगा। ठीक, इसका एक कॉमन फार्मूला बना सकते हैं। कॉमन फार्मूला, मान लीजिए यहाँ पर एसिटिक एसिड के तो 1 ही मोल बन रहे हैं, कोई ऐसा कंपाउंड होता जिसके यहाँ 2 मोल अगर बनते तो क्या करते, एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है, जैसे मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल हम लें जिसमें ये टूटने के बाद 2 मोल बन रहे हो, वीक ही हो लेकिन 2 मोल बन रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, Na2CO3। ये भी देखना, सोडियम कार्बोनेट के लिए मैंने आपको बताया था, सोडियम कार्बोनेट हमारा
या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका एग्जाम्पल। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये देखना यहाँ पर हमारा H2CO3 है, ये वाला H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अगर ये होगा तो देखो क्या होता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम वन हाफ फैक्टर कैसे देखेंगे। चलिए मान लीजिए आपने सॉल्यूशन में H2CO3 लिया, H2CO3 को वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ पर 2H प्लस आयन मिलेंगे और यहाँ CO3 -2। ठीक है, ये 2 बन रहे हैं और ये 1 बन रहा है। मान लीजिए शुरू में आपने इसका एक A मोल लिया और ये अभी 0 बनेंगे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये मान लीजिए X टूट गया तो यहाँ X लिख दो तो ये 2X बनेगा। यहाँ 2 है ना तो 2X और ये आपका X, और ये कितना बचेगा A माइनस X। इसमें से A माइनस X टूटा, बचा हुआ है X टूट रहा है तो ये 2X बन रहा है और ये X मोल बन रहे हैं, मोल में बन रहे हैं इस तरीके से। तो ज़रा आप देखो, इसके लिए हम अगर फॉर्मूला देखें तो इसके लिए चलो फॉर्मूला बनाओ। इसके लिए फॉर्मूला पहले तो आई देखेंगे, आई इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, नहीं पहले आई निकालो नॉर्मल तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकालो पहले कितने हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में ये वाला बचा हुआ A माइनस एक्स प्लस 2X प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम देखें तो A माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरीके से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सीधे आया क्या A प्लस 2X, ये हो गया। तो I की वैल्यू हमारी आई A प्लस 2X। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाएं, चलिए इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म लेते हैं अल्फा। अल्फा मतलब डिसोसिएटेड अमाउंट, कितना डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। डिसोसिएटेड अमाउंट इसका कितना है X है। ठीक है, डिसोसिएट H2CO3 का X हुआ, इनिशियल कितना है A है। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारा X इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू एल्फा हो जाएगा। अब A इंटू एल्फा हमें यहाँ रखना है तो रख दीजिए जी, तो हो जाएगा I इक्वल टू A प्लस 2X की जगह लिखेंगे A अल्फा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो I इक्वल टू A प्लस 2A अल्फा, A को कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 अल्फा, A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो अब पहले वाले फॉर्मूले में यहाँ देखिए 2 आ गया, पहले तो अल्फा था अब 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर अगर 3 आयन मिल रहे हैं हमें, टोटल 2 प्लस 1 3 आयन मिल रहे हैं, तो 3 माइनस 1 2 कर दे रहे हैं हम। अगर 2 आयन बन रहे होते तो 2 माइनस 1 1 हो जाता। मतलब एक कॉमन फार्मूला अगर हम बनाएं तो कॉमन फार्मूला हमारा क्या बनेगा, आई इक्वल टू 1 प्लस, अगर ये इनिशियल अमाउंट 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा। अगर आपने इसका इनिशियल मोल 1 लिया है तो A मोल लोगे तो A इंटू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने इनिशियल अमाउंट ABC कुछ और लिया है तो I इक्वल टू हो जाएगा A, मान लो इसको, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपके सिलेबस में क्या होगा कि 1 मोल लिया गया था। ठीक है, 1 मोल लिया है तो यहाँ 1 होगा प्लस n माइनस 1 अल्फा फार्मूला लग जाएगा। n माइनस 1 का मतलब सीधे कितने नंबर बन रहे हैं यहाँ पर आयन, देखना इस वाले फार्मूले में हमारा आया था 2 आया है। 2 का मतलब 2 आयन यहाँ मिल रहे हैं, 1 आयन है, टोटल हमें 3 आयन मिल रहे हैं ना, 3 मोल आयन मिल रहे हैं। 2 मोल H प्लस के मिल रहे हैं, 1 कार्बोनेट के मिल रहे हैं, तो टोटल 3 मिल रहे हैं। लेकिन फॉर्मूले में 2 आ रहा है तो सीधे सीधे 3 माइनस 2 कर दो, 1 कर दो तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमने नंबर ऑफ n क्या है, n है यहाँ टोटल कितने आयन मिल रहे हैं। ये याद रखना कि टोटल कितने में टूट रहा है, वो 3 में टूट रहा है तो सीधे 3 माइनस 1 मीन्स 2 अल्फा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लिया है तब ये लगेगा। अगर आपने जैसे मैंने क्वेश्चन में लिया है, मान लीजिए इसका हमने A मोल लिया है तो भैया फॉर्मूले में यहाँ पर हो जाएगा A इंटू n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप कब अप्लाई करेंगे किस तरीके से। आई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कैसे निकालना है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है
जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, ऐसे मैंने यहाँ पर दिया है ए बी है एक, नो डाउट कोई ए बी करके कोई सॉल्यूट है, ए बी है, वो ए और बी माइनस में टूट रहा है। तो इनिशियली अगर इसका ए अमाउंट लिया है आपने ए मोल, ये 0 0 बन रहा है, एक्स इसमें से टूट गया तो ये एक्स मोल बन गया, ए भी एक्स, ए बचा हुआ ए माइनस एक्स है। तो सेम वही आप चलिए आई की वैल्यू निकाल लेना। आई की वैल्यू निकालने के बाद उसे ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में चेंज कर लेना। तो पहले देखो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू निकाल लिया। आई की वैल्यू निकालने से फॉर्मूला आया 1 प्लस एल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने एल्फ़ा के पहले n-1 कर दें। यहाँ पर ये 1 प्लस 1 एल्फ़ा एक्चुअल में रहेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला 1 प्लस n-1 इंटू एल्फ़ा, ऐसे फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, कैलकुलेट कर लो उसी समय। जैसे एसिटिक एसिड का हमने एग्जाम्पल दिया जो आप ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इससे रिलेटेड जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हो तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू पूछ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th टॉपिक था, वहाँ से है। तो ये वाला टॉपिक तो अभी हमें नहीं पढ़ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। और एक बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि आई की वैल्यू को हम अगर आई ना दिया हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिए हों तो क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिए हों तो आप क्या करो कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके भी आई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप कहोगे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कैलकुलेटेड क्या है? तो कैलकुलेटेड का मतलब जो आपने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया है, राउल्ट्स लॉ से आपने जो कैलकुलेट किया है वो वाली वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। राउल्ट्स लॉ से आपने जो निकाला है वो कैलकुलेटेड हो गया। कौन राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? वही सिंपल सा डेल्टा, मान लीजिए टी एफ निकाल रहे हो तो के एफ इंटू मोलैलिटी के फॉर्मूले से क्या आपका आया है? डेल्टा टी एफ। या मान लीजिए आपने डेल्टा टी बी निकाला है तो ये के बी इंटू मोलैलिटी, ये वाला फॉर्मूला क्या आया था? मतलब इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकालो तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। मतलब आपने कैलकुलेट करके राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कितना निकाला, और आपकी प्रैक्टिकली जो आप देख रहे हो रियल में कितना आ रहा है, हकीकत में कितना आ रहा है, क्या वो बिल्कुल इसके बराबर होगा? नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में तो नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब उस सिचुएशन में तुरंत आपके सामने जो सॉल्यूशन का रिजल्ट आ रहा है उसमें डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, या यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये या ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमें रियल में क्या होगा, जिस समय आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसमें देखा कि चलो हम राउल्ट लॉ का फॉर्मूला लगा करके डेल्टा टी एफ निकालते हैं, और पता चला राउल्ट लॉ के हिसाब से आपका रिजल्ट कुछ आ रहा है, और प्रैक्टिकली आपने जब उसमें चेक किया, मान सपोज दैट आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कितना थर्मामीटर का यूज करके कि कितना चेंज आया, वो अलग आ रहा है। तो जो आपका राउल्ट लॉ से आया वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और जो आपने प्रैक्टिकली देखा है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड दोनों वैल्यू दे देते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में राउल्ट के नियम से उत्तर इतना आना चाहिए, इतना आया, और हमें प्रैक्टिकली जो हम रियल में देख रहे हैं वो कुछ और आ रहा है। तो ज़रा बताओ वन हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? अब वन हाफ फैक्टर की वैल्यू, आई की वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं कि आई की वैल्यू बताओ, तो आई की वैल्यू इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। कभी कभी मोलर मास के टर्म में यही पूछ लेते हैं कि भाई हमने एक सॉल्यूशन का जो है एक अननोन केमिकल था, उस केमिकल का हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो हमने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने में पता चला हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कुछ अलग आ रही है, और जो रियल में है उस कंपाउंड का कुछ और आ रहा है, तो दोनों में अंतर आ गया। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि आई की वैल्यू में हम जब देखते हैं कि मोलैलिटी कंसंट्रेशन होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास नीचे होता है इसका, जस्ट अपोजिट। मतलब मोलैलिटी जो होती है ना, मोलैलिटी के 1 अपॉन मोलर मास, एक्स मीन्स मास अपॉन मोलर मास। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डेल्टा टी बी निकालते हो या सारे कॉलिगेटिव फॉर्मूले लगाते हो ना आप, डेल्टा टी एफ मान लीजिए है, तो यहाँ ये प्रोपोर्शनल किसके है? मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। तो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल में अगर आप डेल्टा टी एफ को देखोगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल में आएगा? ये एक्स अपॉन मोलर मास के प्रोपोर्शनल में आएगा। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोलर मास है।
तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर हो जाएगा मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मोलर मास, और यहीं पर फॉर्मूले में लगाएंगे तो आई इस तरीके से हो जाएगा, आई इंटू 1 मोलर मास का। तो आपको क्या करना है कि आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो जब डिवाइड करोगे इनमें तो क्या हो जाएगा, मोलर मास का जो आएगा सिस्टम वो उल्टा हो जाएगा, जो ऑब्जर्व है वो नीचे, कैलकुलेटेड ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेटेड मोलर मास अपान हो जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बदल जाएगा आई की वैल्यू। उसको आप फॉर्मूले जब आई को निकाल कर डिवाइड करेंगे तो जो मोलर मास हो जाएगा ना दोनों सिचुएशन में वो अलग आ जाएगा। मतलब एक आप राउंड लगाइए और एक आई के साथ आप अप्लाई करिए। ठीक है, तो दोनों को निकालने के बाद डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, मीन्स कैलकुलेटेड मोलर मास अपान ऑब्जर्व। तो 3 रास्ते मैंने आपको बताए। आई को निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल को देख कर बताना है। दूसरा, आई को ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा आई का हो जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास को देखते हुए निकालने हैं। 3 रास्ते हैं आपके पास आई को निकालने के। तीनों को ध्यान रखना है आपको कि कब किस सिचुएशन में क्वेश्चन कैसा दिया है और हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ये भी ध्यान है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमने हमारे यहाँ पर एग्जांपल लिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN लिया। HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, याद कर लेना, हमने इसमें दिया है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं। यहाँ पर HCN आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी बेटा इस तरीके से आयनाइज हो जाएगा, यहाँ बनाएगा H+ और यहाँ पर Cn-। 100% तो नहीं आयनाइज होगा। सोच तो मान लीजिए पहले आपने ए मोल लिया, इसके x यहाँ पर बने, शुरू में 0, सपोज दैट यहाँ पर शुरू में 0 है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगी, इक्विलिब्रियम पर ये बचेगा, मान लीजिए x टूट गया तो A-x और यहाँ x बनेंगे, जो यहाँ पर हमने लिखा। अब आप इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखोगे तो x की जगह पर लिखोगे तो A-A अल्फा, ये हो जाएगा A अल्फा, ये भी हो जाएगा A अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा। अब इसका मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, तो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े होंगे आप तो 11th क्लास में, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल उस समय HCN के कितने बचे हुए इक्विलिब्रियम में। अगर मान लीजिए कंटेनर का पूरा वॉल्यूम जो है, पूरा वॉल्यूम कंटेनर का V है, तो हम अगर उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो दैट इज मोलरिटी। तो यहाँ पर भी अगर हम डिवाइड कर दें तो H+ आयन की यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर इसके भी साथ में अगर हम साइनाइड आयन के साथ में अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो इसकी मोलरिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो हमारे ये लिखी जाएगी, -x/V, x/V, x/V, ये दैट इज मोलर कंसंट्रेशन हो गया, ये मोलर कंसंट्रेशन हो गया। अब मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये H+ को बता रहा है, तो इसका मतलब यहां से मैं ले सकता हूं कि H+ इक्वल टू हमारा है x/V। ठीक है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जरा बताइए कि इस तरीके से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयन का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कितना होगा। तो यहां से आप सीधे सीधे देख सकते हो H+ इक्वल टू x/V से। अब आप x को हटा दो अल्फा के टर्म में, तो यहां पर लिखेंगे H+ इक्वल टू A अल्फा/V। ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशन हो गया। तो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा यहां पर इस तरीके से, यहां पर आप लिख सकते हो। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या है, अब ये हो जाएगा सॉल्यूट के अमाउंट अपान वॉल्यूम इन लीटर, तो सीधे सीधे हो जाएगा, यहां पर हम इसको मोलर कंसंट्रेशन C दे देंगे, मीन्स H इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा। तो देखो यहाँ पर जो लिया गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछें कि जरा बताइए हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में H+ आयन की संख्या कितनी है, तो C अल्फा लगा देना, मतलब ऐसा पूछ लेते हैं। फिलहाल यहाँ का मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कैसे निकालना है। एक कंपाउंड हमने लिया है, देखना NaHS है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, NaHS है। ये जब टूटता है तो पहले Na+ में टूटता है और HS- में टूटता है, ये एक स्टेप में नहीं टूटता है, दो स्टेप में टूट रहा है। फिर क्या होगा, ये HS- जो है ये टूटेगा H+ में और S2- में, 2 बार टूट रहा है। तो जरा देखना है इसके लिए हम कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू। पहले तो यहाँ हो जाएगा कि डिसोसिएटेड पार्टिकल, आई का मतलब समझो क्या है,
आई इक्वल टू है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, पहले डिसोसिएशन, और ये हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, ये सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन है, इसके बाद है बिफोर, वही फॉर्मूला अप्लाई करो। तो बिफोर में तो पहले एक ही है, पहले एक है, आफ्टर कितने हुए ये चेक करना है हमें। तो आफ्टर में आप देखोगे तो पहले तो एक ये था और एक ये था, ठीक है, एक ये है एक ये है, भाई यहाँ पर Na प्लस बना, HS माइनस बना, और H प्लस भी है और S माइनस 2 भी है। तो जरा देखना कि ये एक था तो ये एक Na प्लस बनेगा और एक ही HS माइनस भी बनेगा। शुरू में देखना, पहले शुरू में NaHS अगर एक है तो एक Na बनेगा और प्लस एक ही HS माइनस बनेगा, 1 1 बनेंगे अगर 1 मोल है। अब इस वाले का देख रहे हैं कि इसका फिर से डिसोसिएशन हो रहा है, HS माइनस का डिसोसिएशन हो रहा है और यहां बन रहा है H प्लस और S2 माइनस। तो इसमें से कह रहे हैं कि HS माइनस का जो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसमें से अल्फा अगर ब्रेक हो रहा है तो ये अल्फा और अल्फा बना होगा, ठीक है। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना, ये एक सॉल्ट है, मैं अभी अल्फा हटा रहा हूं, ध्यान से समझना है इसको। NaHS एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आएगा क्योंकि सॉल्ट है सोडियम का, ठीक है। तो Na कंप्लीटली टूट जाएगा Na प्लस, और HS कंप्लीटली टूट जाएगा HS माइनस। तो यहां से तो आपको 2 आयन मिलेंगे, लेकिन अब ये HS माइनस अपने में ही एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी आयोनाइज होगा। अब ये आयोनाइज होकर के 1 मोल H प्लस और 1 मोल S माइनस 2 नहीं देगा, इसमें से कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कम डिसोसिएट होगा। मान लीजिए कितना हो रहा है, अल्फा अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस अल्फा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या करना भैया, सारा जोड़ लो, ये 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इस तरीके से सारा जोड़ोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, ये 1 प्लस 2 प्लस सॉरी आई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस अल्फा आ जाएगा, ये जोड़ लेंगे यहाँ पर 1 अल्फा अल्फा एक एक कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 प्लस एन 2 हो गया, 2 प्लस अल्फा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन वैसे तो नहीं लिख कह सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई कि अगर NaHS का है, कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना, हमारा एक क्वेश्चन आ गया एसोसिएशन वाला, अगर आ गया क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने कहा, अभी तो हमने डिसोसिएशन की बात की थी, अब एसोसिएशन की बात हो गई। CH3COOH को हमने पानी में डिसॉल्व किया था तो ये डिसोसिएट हुआ था, ठीक है, और उसमें हमारा डिसोसिएट होने के बाद एसीटेट आयन मिले थे और H प्लस आयन मिले थे। अभी हमने एसिटिक एसिड को घोल दिया है बेंजीन में, बेंजीन में जब हम इसे घोल दिए हैं तो क्या बनेगा भाई, ये डाइमराइज हो जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस डाइमराइज हो गया, 2 एसीटेट मतलब बेंजीन के मिल गए एक साथ। अब देखना यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 मोल लिया था, तो यहाँ पर कितना होगा जी, ये 1/2 हो जाएगा, सीधे सीधे पहले का आधा। तो यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू पूछूं, 100% डाइमराइज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू पूछूं तो डिसोसिएटेड है, एसोसिएटेड के बाद पार्टिकल है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 0.5। यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी सीधे हो जाएगी 0.5, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% ही एसोसिएशन हो रहा हो। अब इसमें भी कहें, मान लीजिए 60% एसोसिएशन हो रहा है या 20% एसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में दे देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जरा ये देखो। यहाँ पर यह हम मान लीजिए कि ये आपका प्रोडक्ट, आपने कंपाउंड जो लिया था वो सपोज दैट शुरू में 2 मोल था, अब ये बन गया A2, मतलब दोनों यूनाइट होकर के 1 हो गए, ठीक है, A2 टाइप ऐसे दिखाओगे। शुरू में ये 1 है, ये 0, इस तरीके से डाइमराइज हो रहा है, 2A से A2 हो रहा है और इसके 1 मोल है, यहाँ 0 है। तो मान लीजिए इसमें से एसोसिएशन जो हो रहा होगा एट इक्विलिब्रियम पर, ये कितना एसोसिएट हुआ भाई, क्या 100% हो गया, नहीं जी 100% नहीं हुआ,
हुआ अल्फा अमाउंट में, तो ये बचेगा कितना इसमें से, तो इस टाइप का कितना रह गया भाई, 100% अगर एसोसिएट हो गया होता तो इधर खत्म हो जाता, लेकिन 100% एसोसिएट नहीं हुआ, इसमें से अल्फा एसोसिएट हुआ, मेन वाले अमाउंट में से जितना आपने लिया था इसका अल्फा एसोसिएट हो रहा है। तो यहां बन कितना रहा होगा, क्या अल्फा नहीं, वो एसोसिएट होकर के दो आपस में जुड़ गए तो ये अल्फा बाई 2 बन रहा होगा। तो इस सिचुएशन में इसकी कितनी वैल्यू है, आई की वैल्यू निकालेंगे तो एसोसिएट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं भैया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई पहले कितने थे जी, 1 थे, शुरू में 1 था, तो यहाँ 1 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब आई की वैल्यू ऐसे आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आपका आई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है, तो आई की वैल्यू इस तरीके से भी निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर भी एसोसिएशन वाले भी केस में भी देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, जरा देखना यहाँ प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। करें कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH है, डिसॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन। देखा आ गया बेंजीन, बेंजीन का आते ही मतलब समझ जाना कि अब ये टूटेगा नहीं, जुड़ेगा। करें उसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है जी, आ रहा है 1.62। मोलर डिप्रेशन आपका जो है फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट जो बेंजीन का दे दिया 4.9। परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहे हैं, करें कितना परसेंटेज एसोसिएशन होगा एसिटिक एसिड का, और वो डाइमर कंडीशन में बना रहा है, मतलब ये 2 आयन मिल करके 2 मोल मिल करके 1 मोल बना रहे हैं, तो परसेंटेज डिसोसिएशन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो करना क्या होगा इसमें, इसके लिए देखना हमें क्या क्या करना है। पहली बात तो हम यहाँ पर आएंगे सीधे सीधे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई को हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखा कैलकुलेटेड, राउल्ट का नियम सिंपल सा अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हुआ। यहाँ पर के एफ की वैल्यू रख दो, बाकी सारा मोलरिटी का जो फॉर्मेलिटी है वो सारे क्वेश्चन करके निकालो। तो यहाँ निकालने पे आया कि भैया राउल्ट के नियम से हम यहाँ पर नॉर्मली अप्लाई करें, ये ना देखते हुए कि कितना एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब राउल्ट का जो बेसिक नियम था वो इस पर नहीं था कि एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन होगा, उनका जस्ट मानना था कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ना तो आयनों में ब्रेक हो रहा है, ना तो घट रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल, ना तो बढ़ रहे हैं, सिंपल से अगर बात करें, लेकिन यहाँ तो अलग हो रहा है। तो राउल्ट के हिसाब से चेक करने में हमारा क्या आना चाहिए था उत्तर, डेल्टा टी एफ जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है वो 3.21 आना चाहिए था, जो डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो अब एक्चुअल में हमें देखें, ये तो हमारे राउल्ट के नियम से आया, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया ये भी जरा समझो। इसलिए लगाया कि इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एक वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे दी, इन्होंने दे दिया यहाँ पर। इन्होंने कहा कि भैया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है इस सिचुएशन पे वो है 1.62। तो जब प्रैक्टिकली इन्होंने दे दिया तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आई की वैल्यू को आप जाओगे किसमें, डिप्रेशन मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। मैंने आई के लिए 3 वैल्यू बताई थी कि एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे आई को, एक आप जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर, एक मोलर मास के बेसिस पर। तो इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कह दिया, जाओ उधर, तो आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर 1.62 दिया था, तो तुरंत आपको यहीं पर समझना होगा कि हमें कैसे चलना है। तो हमें चलना डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी, ठीक है। तो आपने राउल्ट के नियम को अप्लाई करके देखा, आपके हिसाब से उत्तर आना चाहिए था 3.21, इनको मिल रहा है 1.62। इसका मतलब आई की वैल्यू ऐसे निकालोगे कि व्हाट इज द आई की वैल्यू, यहाँ पर आई की वैल्यू है क्या, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व कितनी दिख रही है जी 1.62, आपने कैलकुलेट किया 3.21, दोनों को डिवाइड करो तो आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.504। हमें मिल गया आई की वैल्यू कितनी है, ये बात यहाँ हमें पता चल गई, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू हमें पता चल गई तो आई का रिलेशन हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ है, मींस 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताओ, अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहां से आई की वैल्यू आ गई 0.504, 1 माइनस अल्फा बाई 2।
यहाँ से सॉल्व कर लो जी। देखो दो तरीके यहाँ पर है। आई की जगह यहाँ पर सीधे सीधे आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्फा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, सीधे अल्फा बाई 2 को इधर ले आओ। देखो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो सीधे सीधे आप अल्फा बाई 2 को राइट लेफ्ट साइड में लाओगे तो सीधे सीधे अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इसको राइट में ले जाओगे तो ये 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ 1 माइनस आई कर दो, 1 माइनस 0.504 कर दो। ठीक, अब यहाँ अल्फा बाई 2 है तो फिर अल्फा निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन है आगे। तो आगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल रही है 0.992। इसको बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन बताओ, सॉरी परसेंटेज एसोसिएशन बताओ। तो भैया एक में 0.992 है तो 100 में कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे हो जाएगा 99.2% एसोसिएशन आ जाएगा। ये भी पूछ रहे हैं परसेंटेज बताओ, तो 99.2% आएगा। केवल आपको पूछ रहे हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताओ, तो सीधे सीधे आप बताओगे 0.992। एक तो ये तरीका हुआ। ठीक, दूसरा तरीका हमारा क्या है, अब आपको पता है, जब पहले से आपको पता है कि ये वाला ऐसी सिचुएशन का क्वेश्चन है जिसमें एसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब हमने जो ये वाला फॉर्मूला लगाया था पहले डेल्टा टी एफ निकालने का, कौन सी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीधे सीधे के एफ इंटू मोलरिटी जो लगाया था, इस वाले को ना लगाओ। डायरेक्ट आपको पता है कि हमें आई की वैल्यू रख करके डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो ऑलरेडी इसमें आई है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, यहाँ पर लगाओ डेल्टा टी एफ। अब ये डेल्टा टी एफ ध्यान रखना, बच्चे यहां गलती करते हैं, दो डेल्टा टी एफ की वैल्यू में देखो ये वाला डेल्टा टी एफ आपका जो है 1.62, अब जो आपने यहां से निकाला था वो आया था 3.21, तो ये वाला डेल्टा टी एफ नहीं लगेगा, जो ऑब्जर्व आपका दिख रहा है वो आपका डेल्टा टी एफ माना जाएगा। लॉजिकली भी यही मानना चाहिए, तो 1.62 लेंगे यहाँ पर। मींस आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है कि उसका कितना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व हुआ वो वैल्यू रखो, आई इंटू के एफ इंटू मोलरिटी। सीधे सीधे फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जो रास्ता आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो। मीन्स जो बेसिक फंडा है कि आपको पहले आई निकालना है, आई की वैल्यू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन में वैल्यू दी है, तो आप इस रास्ते से चलोगे। तो पहले तो आप नॉर्मल आई, देखो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ से आप डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालोगे, फिर ये कैलकुलेटेड आ गई, ऑब्जर्व वाली दी गई है, दोनों को डिवाइड करके आई निकालो। या तो आपको पता है कि चूंकि ये डिसोसिएशन एसोसिएशन की केस है, ये एसोसिएशन है फिलहाल यहाँ, तो एसोसिएशन की केस में राउल्ट के नियम में आई लगेगा, जहाँ एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। ये अगर फॉर्मूला पता है तो आई इंटू के एफ इंटू एम है, इस तरीके से आप करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, शायद आपको क्लियर ना आ रहा हो सकता है आ जाए, तो कोशिश करना। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन था, मुझे मिल गया था तो मैंने इसमें ऐसे रख लिया। यहाँ दिखाए लिख रहे हैं कि बेंजोइक एसिड है जिसका मोलर मास 122 ग्राम है, इज एसोसिएटेड इनटू डाइमर, फिर वही बात आ गई कि डाइमर एसोसिएशन की केस आ गई, डिजॉल्व इन ए बेंजीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 6.1 ग्राम ऑफ benzoic acid is 100 milliliter in 100 milliliter benzene is 6.5 atmosphere at 27 degree. Then what is the percentage association of the benzoic acid? वही जो अभी क्वेश्चन पीछे किए हैं उसी से रिलेटेड भी मिलता है, तो परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि बेंजोइक एसिड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, इन्होंने चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है और उसको लिखा है 6.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये दिया इन्होंने, पाई की वैल्यू दे दिया, तो पाई की वैल्यू है 6.5 एटमॉस्फेयर, एटीएम में दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखो, या तो आप ये तरीका अप्लाई करो, पाई इक्वल टू सी आर टी लगाओ। पाई इक्वल टू सी आर टी लगा करके जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके हिसाब से आपका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ और आएगा। ये जो आ रहा है इसका मतलब ये ऑब्जर्व है, ये रियल में दिख रही है क्या है, इसका मतलब ये रियल है, और ये आपका कैलकुलेटेड ये कुछ अलग आएगा। वहाँ से आप आई निकालोगे, जो इससे कैलकुलेट करोगे उसे रखोगे, और ये ऑब्जर्व वाला, तो ऑब्जर्व वाला 6.5 अपान कैलकुलेटेड वाला यहाँ रखोगे, तो आई की वैल्यू निकालोगे। या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर इंटू टी,
दूसरा रास्ता ये है जो अभी ये जस्ट हमने अभी पीछे किया है, तो उसका अप्लाई कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहले हमने उसी तरीके का अप्लाई किया है कि आप सीधे सीधे पाई इक्वल टू सी आर टी का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इन्होंने दे दिया, तो बोर्ड का तो तरीका यही है इस तरीके से करना। आप दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट वाला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से इन्होंने कहा कि चलिए हम एक काम करते हैं कि पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। 100 ग्राम में डिजॉल्व किया गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर जो है 100 ग्राम है, इसको लीटर में 100 मिलीलीटर है, तो इस लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आपने मल्टीप्लाई करके मोलरिटी निकाल ली, मोलरिटी आई हमारा 0.5 मोल पर लीटर, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है। सीधे सीधे वैल्यू रखो 0.5 इंटू, अब यहाँ ध्यान रखना जब भी सॉल्यूशन की केस में आएगा तो आर की वैल्यू जो होती है 0.0821 केल्विन पर मोल पर लीटर, तो लीटर जहां पर आ रहा होगा, ठीक है, सॉल्यूशन की केस में वहां आर की वैल्यू यही रखी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे आर की वैल्यू होती है 8.31 ग्राम पर मोल पर केल्विन, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 0.0821 होगा, नॉट 8.21। तो यह इंटू 300 मल्टीप्लाई कर लेना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ गया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब इनके हिसाब से पाई की वैल्यू इतनी आने चाहिए था, ऑस्मोटिक प्रेशर 12.315 एटमॉस्फेयर आना चाहिए था, जो आपने राउल्ट के नियम से देखा जाए तो, बिना किसी तरह के एसोसिएशन या डिसोसिएशन के। लेकिन रिजल्ट इनको क्या क्वेश्चन में मिल रहा है, कह रहे हैं भैया हमें तो 6.5 मिल रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें तो रिजल्ट 6.5 मिल रहा है और कैलकुलेट पे इतना आया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप आई की वैल्यू वहां से निकालो। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, आई की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे सीधे वही कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक तरीका अप्लाई कर सकते हो। या देखो मैंने यहाँ पर ऐसे कह दिया, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, चूंकि सी आर टी की वैल्यू यही है, पहले वाली वैल्यू सी आर टी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया 12.315, यहाँ से आप सीधे सीधे आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6.5 डिवाइडेड बाई 12.31, तो यहाँ से आपका 0.527 आ गया। अब आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एल्फा बाई 2, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद फिर से आपकी वैल्यू आ गई 0.946, इसका परसेंटेज में हो जाएगा 94.6। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। और यहाँ पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे ये अभी लेटेस्ट CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, A to B3 टाइप का है, तो इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारा ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।